नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का पार्ट 6। अगली सुबह विक्रम सिंह वाली एम्बेसडर कार कृष्णा नदी के आबादी वाले हिस्से में बने अपर्णा घाट की पार्किंग में खड़ी मिली। हमेशा की तरह कार पर से फिंगरप्रिंट पोंछकर मिटा दिए गए हुए थे। अगले 2 दिनों में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आर्टिस्ट के साथ बैठकर अपनी देखरेख में उसकी 2 तस्वीरें बनवाई। एक में वो हेड के साथ था और दूसरी में हेड के बिना चित्रित किया गया। विक्रम सिंह इस बार इस बात का खुद गवाह था कि वे तस्वीरें हूबहू हत्यारे से मिलती थी। वे तस्वीरें सारे देश के अखबारों में छपी और हर शहर के पुलिस को उसकी प्रतिलिपियां भेजी गई। टेलीविजन पर वे तस्वीरें नेशनल नेटवर्क पर दिखाई गई। जेंटलमैन किलर फिर भी फरार ही रहा। फिर विक्रम सिंह की अगवा की घटना के कोई 15 दिन बाद विशालगढ़ पुलिस का एक टेलीग्राम राजनगर पुलिस के पास पहुंचा। उसमें लिखा था, यहाँ कृष्णकांत नाम का एक आदमी हिरासत में लिया गया है, जिसकी शक्ल आप द्वारा प्रचारित कथित जेंटलमैन किलर की तस्वीर से मिलती है। यहाँ उस पर कोई चार्ज नहीं है। आप आकर तस्दीक करें कि वो आप द्वारा वांछित व्यक्ति है या नहीं। फौरन पहुंचे, क्योंकि उसे ज़्यादा देर हिरासत में नहीं रखा जा सकता। टेलीग्राम के जवाब में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना उसी रात को ट्रेन द्वारा विशालगढ़ रवाना हो गए। विशालगढ़ में गिरफ्तार व्यक्ति पर एक निगाह पड़ते ही इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बेहिचक घोषणा कर दी कि वो वही आदमी था जिसने राजनगर में कत्ल के इरादे से उसका अगवा किया था। मालूम हुआ कि वो कोई बेरोजगार व्यक्ति था जिसने हाल ही में एक किराए की टैक्सी चलानी आरंभ की थी। उसकी खबर पुलिस को उसकी टैक्सी की एक सवारी से मिली थी, जिसने कि उसी रोज़ टीवी पर उस आदमी की तस्वीरें देखी थी। जो कुछ फर्क उस आदमी के हुलिये में पाए गए वे खास महत्वपूर्ण नहीं थे। जैसे वो चश्मा नहीं लगाया था, लेकिन जेंटलमैन किलर ने खुद माना था कि चश्मा वो केवल अपनी कारगुजारियों के वक्त लगाता था। जैसी उसकी नाक में फर्क था, लेकिन इस बारे में भी उसने विक्रम सिंह को खुद बताया था कि वो एक नाक फुलाने के लिए नथुनों में प्लास्टिक की गोलियां डाल लिया करता था, जो कि इस वक्त वो नहीं डाले था। जैसे उसकी आवाज़ में फ़र्क था, लेकिन वो भी निश्चय ही प्लास्टिक की गोलियों की गैर मौजूदगी की वजह से था। जैसे अब उसकी शक्ल पर वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो मधुर भाव नहीं थे, जिसकी वजह से उसका नाम जेंटलमैन किलर पड़ा था। लेकिन वैसे भावों के गायब हो जाने की वजह उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। गिरफ्तारी के बावजूद मुस्कुराते रहना कोई हंसी खेल नहीं था। जैसे उसका हेयर स्टाइल जुदा था, लेकिन कानों को ढकने वाले लंबे बाल कभी भी कटवाकर छोटे करवाए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आदमी ये कबूल करने को तैयार नहीं था कि वही जेंटलमैन किलर था। उसने ये भी कबूल ना किया कि उसने राजनगर में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को अगवा किया था। उसने विक्रम सिंह को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ये सब उससे अपेक्षित था। आखिर कोई अपराधी अपना अपराध अपनी जुबान से कबूल करता था। उसका नाम कृष्णकांत था, लेकिन उसने ये कबूल न किया कि वो काले के नाम से भी जाना जाता था। विक्रम सिंह को बावजूद तमाम फ़र्कों के पूरा विश्वास था कि वही आदमी उसका अपहर्ता था। वो विशालगढ़ में जहानारा रोड के करीब स्थित एक चावल की एक खोली में रहता था, जिसकी कि वहाँ की पुलिस तलाशी ले चुकी थी। उसकी खोली में से कोई बड़ी रकम या चोरी के कोई जेवरात या कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। विक्रम सिंह ने एक बार खुद उसकी खोली की तलाशी लेने की इच्छा प्रकट की। वहाँ से एक चश्मा तो बरामद हुआ, लेकिन वो प्लेन शीशों वाला काले मोटे फ्रेम वाला चश्मा नहीं था। वो तार के फ्रेम वाला चश्मा था, जिसके शीशों में कोई मामूली सा नंबर भी था। गिरफ्तार व्यक्ति ने चश्मे के बारे में बताया कि कोई 2 साल पहले एक आंखों के डॉक्टर की राय पर उसने वो चश्मा बनवाया था, लेकिन चश्मा उसे सूट नहीं किया था, इसलिए वो उसे नहीं लगाता था। खोली में से जो दूसरी आइटम विक्रम सिंह ने बरामद की वो एक जोड़ी जूते थे। कृष्णकांत ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वो 8.5 नंबर का जूता पहनता था। हथियार कहाँ है? विक्रम सिंह ने पूछा। कैसे हथियार? कृष्णकांत उलझनपूर्ण स्वर में बोला। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। वो खामोश रहा। तुम्हारी अपनी पिस्तौल और मेरी रिवॉल्वर कहाँ है जो तुमने मुझसे छीनी थी? मेरे पास कोई हथियार नहीं। मैंने आपकी कोई रिवॉल्वर नहीं छीनी थी। मैंने ज़िंदगी में कभी आपकी शक्ल तक नहीं देखी। मैं कहता हूँ आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आप किसी और आदमी के धोखे में मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है जिसकी शक्ल सूरत कद काट सब कुछ तुमसे मिलता हो? नहीं, तो फिर हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। लेकिन साहब, ये कृष्णकांत तुम्हारा असली नाम है? जी हाँ। और तुम काले के नाम से भी जाने जाते हो? जी नहीं, मुझे आज तक किसी ने काले के नाम से नहीं पुकारा। प्यार से भी नहीं? प्यार से किसी लड़की ने जिससे कभी तुम्हारी गहरी यारी दोस्ती रही हो, जिसने कभी कोई 10 साल पहले तुम्हें HMT की ये घड़ी उपहार स्वरूप दी हो। वो घड़ी विक्रम सिंह अपने साथ लाया था। उसने घड़ी कृष्णकांत की आंखों के सामने लहराई। उसने इंकार में सिर हिलाया। तुम इस घड़ी को नहीं पहचानते? नहीं, अभी कुछ दिन पहले तक तुम इसे अपनी कलाई पर नहीं पहना करते थे। नहीं, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? मेरे पास घड़ी है ही नहीं। तुमने कभी कोई कलाई घड़ी नहीं पहनी? नहीं पहनी। ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या कहूँ साहब, जो चीज़ कभी मेरे पास हुई ही नहीं उसे मैं कैसे पहनूं? इस घड़ी पर तुम्हारा नाम लिखा है। नहीं लिखा। ये देखो, साफ लिखा है, काले को सप्रेम भेंट। काले मेरा नाम नहीं। तुम सुधा अरोड़ा नाम की किसी स्कूल टीचर को जानते हो? नहीं, आज नहीं जानते, लेकिन पहले जानते थे। मैंने कभी ये नाम तक नहीं सुना। सन 75 याद करो, तब सुना होगा। नहीं सुना। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम कभी राजनगर नहीं गए? राजनगर तो गया हूं मैं। पिछले 6 महीनों में कितनी बार गए हो? काफ़ी बार गया हूं। विक्रम सिंह ने उसे जेंटलमैन किलर की राजनगर में कारगुजारियों की कुछ तारीखें बताई। उसने कबूल किया कि उनमें से 1-2 तारीखों में वो राजनगर में था। तुम हर तारीख पर राजनगर में थे? विक्रम सिंह गरज कर बोला। मैं नहीं था। तुम थे जनाब। था तो मैं नहीं, लेकिन अगर मैं था भी तो क्या हुआ? क्या राजनगर में कदम रखने पर कोई पाबंदी लग गई हुई है? शट अप। वो सहम कर चुप हो गया। अखबार पढ़ते हो? जी हाँ, पढ़ता हूँ। टीवी भी देखते होंगे? कभी कभार देखता हूँ। फिर तो जेंटलमैन किलर नाम के हत्यारे और डकैत का चर्चा तुमने जरूर सुना होगा। सुना है। वो हत्यारे तुम हो। विक्रम सिंह अपनी एक उंगली खंजर की तरफ उसकी तरफ भोंकता हुआ बोला। तुम हो वो शख्स जो जेंटलमैन किलर के नाम से मशहूर हो। उसके छक्के छूट गए। मैं इसलिए हिरासत में हूँ? वो आतंकित स्वर में बोला। हाँ, और अब अपना गुनाह कबूल कर लेने में ही तुम्हारी भलाई है। खुद मैं तुम्हारे खिलाफ एक चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई डाका नहीं डाला। हर गुनहगार गिरफ्तारी के बाद यही कहता है। लेकिन मैं अपनी खैरियत चाहते हो तो साफ साफ बताओ, लूट का माल तुमने कहाँ छुपाया हुआ है? हथियार तुमने कहाँ छुपाए हुए हैं? मैंने कोई लूट का माल नहीं छुपाया हुआ। मैंने कोई हथियार नहीं छुपाए हुए। कृष्णकांत, स्थानीय पुलिस अधिकारी ने उसे समझाया। अपना गुनाह अपनी जुबान कबूल कर लेने की सूरत में तुम्हारे साथ रियायत बरती जा सकती है। लेकिन माई बाप, उसने आर्तनाद किया। मैं ऐसी कोई बात कैसे कबूल कर लूं जिसका मेरे से दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं? हमारे पास, विक्रम सिंह बोला, तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत हैं। मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ क्या है आपके पास, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानेगा। विक्रम सिंह स्थानीय पुलिस अधिकारी से बोला। मुझे इसे अपने साथ राजनगर ले जाना होगा। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने सहमति में सिर हिलाया। राजनगर के लिए ट्रेन रात को ही जाती थी, इसलिए उनके पास बहुत वक्त था। वो वक्त उन्होंने कृष्णकांत के साथ सिर खपाई करने की जगह सुधा अरोड़ा नामक स्कूल टीचर की बाबत पूछताछ करने में खर्च करना ज़्यादा मुनासिब समझा। विशालगढ़ राजनगर के मुकाबले में छोटा शहर था। ऊपर से उनकी तकदीर ने साथ दिया। चौथे स्कूल में फ़ोन करने पर ही उन्हें मालूम हो गया कि सुधा अरोड़ा नाम की एक टीचर वहाँ थी, और हालांकि छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन संयोगवश वो अभी भी स्कूल में ही थी। वे फौरन उसके स्कूल में पहुँचे। सुधा अरोड़ा शक्ल से ही एक स्कूल टीचर लगने वाली युवती निकली, जिसने शादी की उम्र गुजर जाने के बाद भी शादी नहीं की थी। अपने मोटे मोटे शीशे वाले चश्मों में से उसने बारी बारी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को देखा। विक्रम सिंह ने उसे अपना और अपने मातहत का परिचय दिया। आपका नाम सुधा अरोड़ा है? फिर उसने पूछा। जी हाँ। आज से कोई 10 साल पहले सन 75 में आप राजनगर में रहती थी? हाँ, मैं वहाँ स्कूल टीचर थी, लेकिन बाद में मुझे यहाँ अपने होम टाउन में ही नौकरी मिल गई थी, तो मैं वहाँ की नौकरी छोड़ आई थी। कोई 8-10 महीने ही मैं वहाँ रही थी। हडसन लेन की 14 नंबर इमारत में जो वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल चलता था उसमें। जी हाँ, वो हैरानी से बोली। आपको कैसे मालूम? आप इस घड़ी को पहचानती है? उसके सवाल की परवाह किए बिना विक्रम सिंह ने जेब से घड़ी निकालकर उसे दिखाई। सुधा अरोड़ा ने घड़ी उसके हाथ से ले ली। वो कुछ क्षण घड़ी को उलटती पलटती रही, फिर उसने बड़े मंत्रमुग्ध भाव से सहमति में सिर हिलाया। विक्रम सिंह ने घड़ी वापस ले ली। अब कम से कम इस बात की तस्दीक हो गई थी कि वे किसी गलत सुधा अरोड़ा के पास नहीं पहुंचे थे। सन 75 में आपने ये घड़ी राजनगर में मैजेस्टिक सर्कल पर स्थित तलवार वॉच कंपनी से खरीदी थी। उसने फिर सहमति में सिर हिलाया।
आपने ये काले नाम के किसी व्यक्ति को सप्रेम भेंट दी थी? हाँ। कौन था काला? इंस्पेक्टर साहब, अब उसके स्वर में व्याकुलता का पुट आ गया। माजरा क्या है? आप घबराइए नहीं, माजरा ऐसा नहीं है जो आपके लिए किसी असुविधा का बायस बने, लेकिन फिर भी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको माजरा भी बताऊंगा। काला कौन था? वो मैजेस्टिक सर्कल की एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था, जो कि लड़कियों को कपड़े दिखाने के लिए काफ़ी सारे कपड़े के थान लेकर गाए बगाए हॉस्टल में आया करता था। देखने में कैसा था वो? बहुत खूबसूरत, सदा मुस्कुराता रहता था वो। उसकी उसी बात ने मुझे उसका चेहरा तनिक लाल हो गया। वो सकुचाती हुई खामोश हो गई। आपको उसकी तरफ आकर्षित किया था? विक्रम सिंह ने कहा। हाँ। आपके उससे इतने मधुर संबंध स्थापित हो गए थे कि आपने उसे एक घड़ी उसे भेंट दी थी? जी हाँ, उसके जन्मदिन पर। 19 फरवरी उसका जन्मदिन था? जी हाँ। सन 75 में वो कितने साल का था? 25 का। उसका नाम काला था? ये नाम उसे मैंने दिया था, उसकी सांवली रंगत की वजह से। असल में उसका नाम क्या था? कुलभूषण। कुलभूषण? कोई और भी नाम था उसका? कोई और नाम? मसलन कृष्णकांत? नहीं, कुलभूषण ही था उसका नाम। शायद उसके 2 नाम हो, लेकिन दूसरा नाम उसने कभी आपको बताया ना हो। वजह? 2 नाम होने की कोई वजह विक्रम सिंह बयान ना कर सका, तो वो बोला, आपके उससे मधुर संबंध थे? जी हाँ। वो मधुर संबंध किसी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि मुझे वो शहर छोड़ देना पड़ गया था। मैं राजनगर ही रहती, शायद आप दोनों की शादी हो जाती। उसने सकुचाते हुए हामी भरी। आपके यहाँ आ जाने के बाद भी आपका उससे संपर्क तो बना रहा होगा। चिट्ठी पत्री चली थी काफ़ी अरसा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिलसिला ठंडा पड़ गया था। वो कभी मुझसे मिलने यहाँ नहीं आया, मैं कभी वहाँ ना जा सकी। फासले ने दोनों के मन में एकाएक भड़की अनुराग की आंच को ठंडा कर दिया था, या शायद ये मेरा वहम ही था कि उसके मन में मेरे लिए कुछ था। कुछ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसी बात हो गई हम दोनों में। आपके पास उसकी लिखी कोई चिट्ठी है? नहीं, लिखी तो उसने काफ़ी चिट्ठियाँ होंगी। हाँ, काफ़ी लिखी थी। वो कहाँ गई अब? फाड़ कर फेंक दी मैंने। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, अब तो मुद्दत हो गई इस बात को। आपने शादी नहीं की? नहीं की, लेकिन काला, कुलभूषण उसकी वजह से नहीं। एक बार राजनगर छोड़ने के बाद आप दोबारा उससे नहीं मिली? नहीं। कभी संयोगवश भी कहीं दिखाई नहीं दिया वो? दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन क्या लेकिन? हाल ही में मैंने अखबारों में और टेलीविज़न में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन तस्वीर के साथ जो बातें प्रचारित की जा रही थी उन पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। यानी कि जिस कुलभूषण उर्फ काले से आप वाकिफ थी, आपकी निगाह में वो आजकल जेंटलमैन किलर के नाम से जाना जाने वाला हत्यारा नहीं हो सकता था। जी हाँ, कुलभूषण तो एक बहुत ही शरीफ, नेक, सीधा साधा, एक मक्खी भी मार सकने के नाकाबिल आदमी था। एक कुलभूषण को आप 10 साल पहले जानती थी। 10 सालों में बहुत दुनिया बदल जाती है मैडम। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। एक हत्यारे और डकैत के रूप में मैं कुलभूषण की कल्पना नहीं कर सकती। आज 10 साल बाद उसे दोबारा रूबरू देखने का इत्तेफाक हो तो आप उसे पहचान लेंगी? उम्मीद तो है। सुधा अरोड़ा का साक्षात्कार कथित कृष्णकांत से कराया गया। उसने निसंकोच हामी भर दी कि वही वो व्यक्ति था जिसे वो 10 साल पहले कुलभूषण उर्फ काले के नाम से जानती थी, जिसे उसने HMT की वो घड़ी भेंट स्वरूप दी थी, जो हाल ही में अपने एक शिकार के साथ हुई छीना झपटी में उसकी कलाई पर से उतर गई थी। सुधा अरोड़ा को धन्यवाद वापस भेज दिया गया। अब क्या कहते हो? विक्रम सिंह कृष्णकांत को घूरता हुआ बोला। मैं नहीं जानता ये औरत कौन है, वो बोला। मैंने जिंदगी में पहले कभी इसकी सूरत नहीं देखी। 10 साल पहले राजनगर में तुम्हारी इससे आशनाई थी। 10 साल पहले मैं राजनगर में नहीं था और तुम थे, तब तुम एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन थे। राजनगर में मुझे कभी कोई नौकरी हासिल नहीं हो सकी। फिर भी तुमने खुद कबूल किया है कि हाल ही में तुम नौकरी की तलाश में राजनगर जाया करते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उम्मीद तो अब भी थी मुझे नौकरी मिलने की। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है माई बाप। तुम पढ़े लिखे हो, मैं मैट्रिक पास हो। मुझे तो तुमने अपने आप को ग्रेजुएट बताया था। कब? वो हैरानी से बोला। जब तुमने मेरा अगवा किया था। उसने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग तुम्हें जेल की हवा खाने से नहीं बचा सकती। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। मैंने देखा है, चलते वक्त तुम दाई टांग पर जोर देकर चलते हो। मेरे बाएं पैर में तकलीफ है, उस पर पूरा भार नहीं डाल पाता मैं। क्या तकलीफ है? एक बहुत बड़ा मस्सा निकल आया था अंगूठे और पहली उंगली के बीच में, जो मुझे कटवाना पड़ा था। दिखाओ। उसने जूता उतारकर बायां पांव दिखाया। वो ठीक कह रहा था। गोली कहाँ लगी थी तुम्हारे? गोली? मेरे को कोई गोली नहीं लगी। तुम्हारी डॉक्टरी जांच होगी, उसमें ऐसी बातें छुपी नहीं रहेंगी। मेरे कभी कोई गोली नहीं लगी। देखेंगे।
फिलहाल तुम हमारे साथ चल रहे हो। कहाँ? राजनगर। मैं नहीं जाना चाहता। तेरी रजामंदगी का दखल इसमें नहीं है हरामजादे। एकाएक विक्रम सिंह का स्वर बेहद हिंसक हो उठा। हम तुझे जहाँ ले जाएंगे तुझे जाना पड़ेगा। वो सहम कर चुप हो गया। अभियुक्त के वायलेंस के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर राजनगर लाया गया। उनके राजनगर पहुंचने से पहले ही खबर वहां पहुंच चुकी थी कि जेंटलमैन किलर गिरफ्तार हो चुका था। उनके वहां पहुंचने से भी पहले दर्जनों की तादाद में प्रेस रिपोर्टर वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बड़ी सख्ती से फिलहाल प्रेस को कोई स्टेटमेंट इशू करने को इनकार कर दिया। अलबत्ता हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े अभियुक्त के साथ उसकी तस्वीरें फिर भी खींच गई। अभियुक्त की तब भी यही रट थी कि वो निर्दोष था। उसे खामखा गिरफ्तार किया गया था। वो कोई जेंटलमैन किलर नहीं था। हेडक्वार्टर में सबसे पहले उसकी तस्वीरें खींची गई और उसके उंगलियों के निशान लिए गए। फिर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यह काम सौंपा गया कि वो अभियुक्त की उंगलियों के निशानों का उपलब्ध निशानों से मिलान करे। उपलब्ध निशान थे राजेश गुप्ता के बटुए से और छाया देवी की हत्या वाले केस में हत्यारे द्वारा प्रयुक्त नीली फिएट किए एडजस्टेबल सीट की मूठ से उठाए गए अंगूठों के निशान। अभियुक्त के पांव के जूते उतरवा लिए गए और उसके उन जूतों के साथ जो विशालगढ़ में उसकी खोली से बरामद हुए थे वे लेबोरेटरी वालों को ये चेक करने के लिए सौंप दिए गए कि क्या उनमें से कोई जोड़ा वही था जो अमित नामक कैप्टन की हत्या वाले केस के दौरान हत्यारा पैरों में पहना था और जिसके फुटप्रिंट घटनास्थल से उठाए गए थे। फिर पुलिस के डॉक्टर को तलब किया गया जिसने कि अभियुक्त को मुकम्मल तौर से निर्वस्त्र करके उसके सारे जिस्म का मुआयना किया। मालूम हुआ कि अभियुक्त की बाईं जांघ पर एक सिले हुए ऐसे जख्म का निशान था जो कि रिवॉल्वर की गोली से बना हो सकता था। दूसरा निशान उसकी बाईं कलाई पर था और वो भी कलाई को छूकर गुजरती रिवॉल्वर की गोली से बना हो सकता था। कृष्णकांत का दावा था कि वे दोनों जख्म उसे एक स्कूटर एक्सीडेंट में कोई 2 महीने पहले लगे थे। उसके बाएं पांव के अंगूठे और उंगली के बीच में से मस्सा काटे जाने की तस्दीक भी डॉक्टर ने की। फिर उन तमाम उपलब्ध व्यक्तियों को हेडक्वार्टर तलब किया गया जो कि जेंटलमैन किलर के शिकार बन चुके थे। तब तक लेबोरेटरी से अभियुक्त के जूतों की बाबत रिपोर्ट आ गई। मालूम हुआ कि जो जूते जेंटलमैन किलर कैप्टन अमित की हत्या वाली रात को पहने था वे अभियुक्त के दोनों जोड़ी जूतों में से नहीं थे। लेकिन ये कोई अभियुक्त के हक में जाने वाली बात नहीं थी। उसके पास जूतों की एक तीसरी जोड़ी भी हो सकती थी जिसे कि पिछले दिनों उसने तिलांजलि दे दी हो सकती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा सनसनी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट ने फैलाई। जेंटलमैन किलर के उपलब्ध अंगूठों के निशान अभियुक्त के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलते थे। लेकिन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने आश्वासन दिया इससे यह साबित नहीं होता कि जो आदमी तुमने गिरफ्तार किया है वही हत्यारा नहीं है। क्यों साबित नहीं होता? विक्रम सिंह आशापूर्ण स्वर में बोला। क्योंकि अभी इस बात का कोई सबूत हमारे सामने नहीं है कि उपलब्ध अंगूठों के निशान अभियुक्त के हैं। हमने इस बात की सिर्फ कल्पना की है कि बटुआ अभियुक्त ने हैंडल किया था या कार की सीट को अभियुक्त ने एडजस्ट किया था। असल में बटुआ राजेश गुप्ता ने किसी को उसमें लगी अपनी तस्वीर या कोई और चीज़ दिखाने के लिए सौंपा हो सकता है और कार की मूठ को भी मालिक के ही किसी परिचित ने छुआ हो सकता है या बटुआ किसी ने तब उठाया हो सकता है जब वो घटनास्थल पर लावारिस पड़ा था और उसे खाली देखकर वापस फेंक दिया हो सकता है। कार की मूठ पर निशान सर्विस स्टेशन के किसी मिस्त्री के भी हो सकते हैं। विक्रम सिंह को वो व्याख्या पूरी तरह से आश्वस्त ना लगी। उंगलियों के निशान मिलते हुए पाए जाते तो वो अपने आप को ज़्यादा आश्वस्त, ज़्यादा निश्चिंत महसूस करता। फिर जेंटलमैन किलर के शिकारों के सामने अभियुक्त की आइडेंटिटी परेड हुई। सबने सूरत और आवाज़ दोनों से निसंकोच अभियुक्त की शिनाख्त जेंटलमैन किलर के रूप में की, सिवाय राजेश गुप्ता के। उसने साफ साफ तो इनकार ना किया, लेकिन फिर भी वही एक इकलौता गवाह था जिसे अभियुक्त के जेंटलमैन किलर होने पर संदेह था। अपने संदेह की कोई ठोस वजह अलबत्ता वो ना बता सका। उसने कबूल किया कि उसकी सूरत और आवाज़ साफ साफ जेंटलमैन किलर से मिलती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे लगता था कि वो जेंटलमैन किलर नहीं था। पुलिस ने उसके बयान को उसके वहम का दर्जा दिया। कृष्णकांत को हत्या और डकैती के जघन्य अपराधी का दोषी मानकर बुक कर दिया गया। अगले रोज उसे विधिवत अदालत में पेश किया गया और 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया गया। रिमांड के दौरान उसकी नियमित ग्रिलिंग चालू रही। उससे पूछा गया कि उसकी कारगुजारियों के वक्त की या इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अगवा करने की तारीख की उसके पास कोई एलिबाई थी, जो कि उसके पास नहीं थी। वो तो ये तक याद न कर सका कि उन तारीखों को वो कहाँ था और क्या कर रहा था। यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिहाज से उसके खिलाफ केस मुकम्मल और सिक्के बंद था। उसके खिलाफ सबूतों की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें थी जो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को विचलित और फिक्रमंद कर रही थी। जैसे घटनास्थल पर मिले जूतों के निशान से मिलते जूते क्यों नहीं बरामद हुए थे, चश्मा क्यों नहीं मिलता था, उंगलियों के निशान क्यों नहीं मिलते थे, कोई हथियार क्यों नहीं बरामद हुआ था, लूट का माल क्यों नहीं बरामद हुआ था। इन तमाम बातों की सफाई भी
उपलब्ध की, लेकिन फिर विक्रम सिंह आश्वस्त नहीं था। पुलिस की नौकरी का उसका लंबा तजुर्बा बार बार उसको ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं उसने किसी निर्दोष को तो नहीं पकड़ लिया था। सोते जागते वो बार बार अपने आप से एक ही सवाल करता था, क्यों उसके जहन में किसी कोने से बार बार ये दबी दबी आवाज़ उठ रही थी कि शायद कृष्णकांत जेंटलमैन किलर नहीं था। फिर अगले ही दिन साबित हो गया कि विक्रम सिंह की शंका बेमानी न थी। वो कृष्णकांत की आइडेंटिटी परेड के बाद से 5वां दिन था, जबकि एक दोपहर को राजेश गुप्ता ने थाने में कदम रखा। वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से मिला। कैसे आए? विक्रम सिंह ने पूछा। कोई खास बात? जी हाँ, बहुत खास बात, राजेश गुप्ता बोला। अच्छा, जरा सुने तो। आपके अभियुक्त ने अपना अपराध कबूल कर लिया? अभी नहीं, लेकिन करेगा। क्यों नहीं करेगा? डंडे की जोर से। विक्रम सिंह ने घूरकर युवक को देखा। इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी बेगुनाह है, इसलिए क्योंकि तुम उसकी शिनाख्त ना कर सके, लेकिन तुम्हारे साथ जो और दर्जन भर गवाह मौजूद थे उन्होंने। शिनाख्त तो जनाब मैंने भी की थी, लेकिन साथ ही मैंने शक जाहिर किया था कि हो सकता था कि वही शख्स जेंटलमैन किलर ना हो। अब भी शक है तुम्हें? अब तो मुझे गारंटी है उसके जेंटलमैन किलर होने की, उसके जेंटलमैन किलर ना होने की। क्या? विक्रम सिंह संभल कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ, राजेश गुप्ता बड़े इत्मीनान से बोला। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी आपने गिरफ्तार कर रखा है वो जेंटलमैन किलर नहीं है। क्या गारंटी है तुम्हारे पास? बताता हूँ, पहले आप मुझे एक बात बताइए। पूछो। असली हत्यारा अगर मेरी वजह से गिरफ्तार हो तो उसकी गिरफ्तारी पर जो 25,000 रुपये का इनाम घोषित है वो मुझे मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। उसमें कोई घोटाला तो नहीं होगा? कैसा घोटाला? बाद में पुलिस ही न दावा करने लगे कि असली अपराधी को तो खुद उसने गिरफ्तार किया था। ऐसा नहीं होता, विक्रम सिंह सख्ती से बोला। होता तो है जनाब, वहाँ नहीं होता जहाँ का इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हो। दैट्स गुड न्यूज़। अब ये भी तो बोलो कि तुम्हें क्या गारंटी है कि गिरफ्तार व्यक्ति जेंटलमैन किलर नहीं है? राजेश गुप्ता ने एक बार दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और फिर मेज पर आगे झुककर दबे स्वर में बोला, मैंने उसे देखा है। किसे? उस आदमी को जिसने कार्टर रोड पर मेरी खोपड़ी पर पिस्तौल की मूठ से वार किया था। मैंने उसे देखते ही बेहिचक पहचान लिया था। देखने में वो भी गिरफ्तार व्यक्ति जैसा है। हाँ बिल्कुल, जुड़वे लगते हैं दोनों। कब देखा? आज ही सुबह, मैं फौरन यहाँ पहुँचा हूँ। कहाँ देखा? आपने लिटन रोड तो देखी होगी। देखी है, और जो कहना है साफ साफ कहो, जल्दी जल्दी कहो, पहेलियाँ मत बुझाओ। लिटन रोड पर सबरवाल फर्नीचर के नाम से एक फर्नीचर शॉप है। आपका जेंटलमैन किलर उस फर्नीचर शॉप का सेल्समैन है। मैं सवेरे वहाँ सोफ़ा देखने गया था। इंस्पेक्टर साहब, उसे देखते ही मैंने उसे अपने हमलावर के तौर पर पहचान लिया था। मैं इस बात पर लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वही सेल्समैन जेंटलमैन किलर है। लिटन रोड की फर्नीचर शॉप को आनन फानन पुलिस के इतने आदमियों ने घेर लिया कि कथित जेंटलमैन किलर अगर हवा का झोंका भी बन जाता तो पुलिस के घेरे से ना निकल पाता। घेरा इस बात को मद्देनजर रखकर डाला गया कि वो आदमी हथियारबंद हो सकता था और अपने आप को घिरा पाकर उसका हिंसा को उठना संभव था। शिनाख्त के लिए राजेश गुप्ता पुलिस के साथ आया था। पहले केवल राजेश गुप्ता और सादे कपड़ों में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना शोरूम में दाखिल हुए। वो रहा। शोरूम में मौजूद 2 सेल्समैनों में से एक की तरफ एक गुस्से इशारा करता हुआ राजेश गुप्ता दबे स्वर में बोला। विक्रम सिंह ने उस सेल्समैन की तरफ निगाह डाली तो वो भी हैरान हुए बिना ना रह सका। कृष्णकांत को वो अपनी आंखों से हवालात में बंद ना देखकर आया होता तो वो भी यही समझता कि वही वहां पहुंच गया था। फौरन उसने रिवॉल्वर निकाल ली। खबरदार! वो आगे बढ़कर रिवॉल्वर उस सेल्समैन की तरफ तानता हुआ बोला। हिलना नहीं। क्या? सेल्समैन हकलाया। क्या किया है मैंने? अभी बताते हैं। सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना ने जेब से निकालकर सीटी बजाई। आनन फानन पुलिस के कई जवान भीतर घुस आए। पलक झपकते ही सेल्समैन हथकड़ियों में जकड़ा दिखाई देने लगा। शोर शराबा सुनकर फर्नीचर शॉप का वयोवृद्ध मालिक प्रकाश देव सबरवाल पिछवाड़े के एक कमरे में से निकलकर वहां पहुंचा। उसी कमरे की चौखट पर राजीव खन्ना को एक कोई 20 साल की निहायत खूबसूरत युवती दिखाई दी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अबलक हॉल में देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी निश्चलता थी जैसी राजीव ने जिंदगी में कभी किसी युवती के चेहरे पर नहीं देखी थी। पता नहीं उसमें क्या जादुई कशिश थी कि उस घड़ी राजीव कतई भूल गया था कि अपने आला अफसर के साथ वो वहाँ जेंटलमैन किलर को गिरफ्तार करने आया था। वो भूत बना मुंह बाए उस युवती को देखने लगा। अपने शोरूम में इतनी पुलिस मौजूद देखकर सबरवाल हक्का बक्का रह गया। फिर उसकी निगाह हथकड़ियों में जकड़े अपने सेल्समैन पर पड़ी। क्या बात है? सबरवाल आगे आकर बोला। ये क्या हो रहा है? आपने कुलभूषण को हथकड़ी क्यों लगाई हुई है? आप कौन है? विक्रम सिंह ने पूछा।
मैं इस शोरूम का मालिक हूँ, प्रकाशदेव सबरवाल। आपके सेल्समैन का नाम कुलभूषण है? हाँ। कब से काम कर रहा है ये यहाँ? 1 साल होने को आ रहा है। आपने इसे हथकड़ियाँ क्यों पहनाई हुई है? क्योंकि ये गिरफ्तार है। लेकिन क्यों? आप अखबार नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ। क्यों? फिर आपने अखबार में छपी इसकी तस्वीर क्यों नहीं देखी? देखी होती तो इसकी गिरफ्तारी पर घोषित 25,000 रुपये के इनाम के हकदार आप होते। क्या? सबरवाल साहब, आपका ये कथित सेल्समैन वो खतरनाक हत्यारा और डकैत है जो कि जेंटलमैन किलर के नाम से मशहूर है। फर्नीचर शॉप वाली इमारत की ही दूसरी मंजिल पर कुलभूषण का आवास था। वहाँ की तलाशी हुई जो कि बहुत मुफीद साबित हुई। वहाँ से 9 नंबर का वो जूता बरामद हुआ जिसके सोल के निशान पुलिस के पास महफूज थे। मोटे काले फ्रेम वाला सफ़ेद शीशों वाला चश्मा बरामद हुआ। 38 कैलिबर की एक पिस्तौल और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को अपनी रिवॉल्वर बरामद हुई। लेकिन लूट का माल बरामद न हुआ। लूट के माल की तलाश में सारी इमारत की भी तलाशी ली गई जो कि नाकामयाब रही। नए अभियुक्त की आइडेंटिटी परेड हुई। उसके हर शिकार ने निसंकोच उसे पहचाना। राजेश गुप्ता के अतिरिक्त बाकी हर किसी ने यही समझा कि पहले वाला व्यक्ति ही उनके सामने दोबारा पेश किया जा रहा था। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए तो पुलिस के पास उपलब्ध जेंटलमैन किलर के अंगूठों के निशान हूबहू मिलते पाए गए। यानी कि इस बात में शक की कोई गुंजाइश न रही कि कुलभूषण नाम का वो व्यक्ति ही जेंटलमैन किलर था। उसका डॉक्टरी मुआयना हुआ तो पाया गया कि एक गोली उसकी बाएं टांग पर घुटने से ऊपर लगी थी और दूसरी उसको कोहनी को छीलती गुजर गई थी। दोनों जख्म भर चुके थे लेकिन साफ मालूम होता था कि वे पुराने जख्म नहीं थे। और मुआयने पर उसके बाएं पाँव का एक नाखून गायब पाया गया। उसने खुद बताया कि वो एक बार ठोकर खाकर गिरा था तो उसके अंगूठे को चोट लगी थी। चोट की उसने परवाह नहीं की थी, इसलिए वो इस हद तक बिगड़ गई कि उसका नाखून गल गया था जो कि उसे उखड़वाना पड़ा था। बाकी दोनों जख्मों की बाबत उसने यही जिद की कि वे पुराने थे और गोली से लगे होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सबरवाल से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि जिन दिनों जेंटलमैन किलर के घायल होने वाली घटना घटी थी उन दिनों वो शॉप से एकाएक बिना कोई खबर किए गायब हो गया था। 15 दिन बाद जब वो वापस लौटा था तो सबरवाल ने पहले तो उसे नौकरी पर लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब बहुत गिड़गिड़ाया था और उसने बताया था कि चंदोसी में उसकी मौसी मर गई थी जिसकी वजह से उसे खड़े पैर चंदोसी रवाना होना पड़ा था तो वो पिघल गया था। अपनी घायलावस्था के दौरान वो कहाँ छुपा रहा था ये ना मालूम हो सका। पहले वो ये मानता कि वो जेंटलमैन किलर था तो तभी तो वो कुछ कबूल करता। अब पुलिस के सामने एक बहुत कठिन काम था, बेचारे निर्दोष कृष्णकांत को उसकी गलत गिरफ्तारी की कोई सफाई देना। उसी संदर्भ में एसपी ने विक्रम सिंह को तलब किया। एसपी कृष्णकांत की गिरफ्तारी का सारा दोष उस पर थोपने लगा। तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार किया, एसपी उसे घूरता हुआ बोला। जिन हालात में मैंने कृष्णकांत को गिरफ्तार किया था, विक्रम सिंह भन्नाकर बोला, उनमें ऐसी गलती किसी से भी हो सकती थी, खुद आपसे हो सकती थी, मुझसे नहीं हो सकती थी। हो सकती थी, सरासर हो सकती थी। आप क्या इस हकीकत से आंखें मूंद लेते कि कृष्णकांत की शक्ल हूबहू उस हुलिये से मिलती थी जो कि जेंटलमैन किलर का हमारे पास उपलब्ध था। उसकी बहुत सी बातें केस से नहीं मिलती थी, जितनी नहीं मिलती थी उससे दुगनी मिलती थी। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से महकमे की छिछालेदारी होने की स्थिति पैदा हुई है। ऐसा किसी की वजह से भी हो सकता था। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप होते तो आपकी वजह से भी हो सकता था। तुम बार बार मेरा नाम मत घसीटो, मैं आपका नाम नहीं घसीट रहा, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ऐसी मिसाल भी मत दो, बेहतर। अब अगर उस शख्स ने महकमे पर फॉल्स अरेस्ट का केस किया तो कौन जिम्मेदार होगा? महकमा जिम्मेदार होगा। और कौन जिम्मेदार होगा? महकमा नहीं, तुम जिसकी वजह से ये सब हुआ। ठीक है, मैं ही सही। जब ऐसी कोई नौबत आएगी तो मैं भुगत लूंगा। ऐसी कोई नौबत आने पर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लेना पड़ सकता है। शौक से लीजिएगा, मैं आपसे शिकायत लेकर नहीं आऊँगा, फरियाद करने भी नहीं आऊँगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, यू कैन बी सस्पेंडेड। आई डैम केयर। तुम और मेरे अंजाम के लिए आपको दुर्बल होने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? तुम मेरे मातहत हो और मेरी जिम्मेदारी हो। क्या कहने? मुझे सस्पेंड करने के लिए तो आपकी जिम्मेदारी हूँ, लेकिन फॉल्स अरेस्ट की जिम्मेदारी मेरे साथ शेयर करना आप ज़रूरी नहीं समझते। मैंने कोई गलत काम किया तो सिर्फ मैंने किया, कोई सही काम किया तो महकमे ने किया। कृष्णकांत ही जेंटलमैन किलर निकलता और सजा पा जाता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप उस कामयाबी का सेहरा अपने गले में पहनते। अब बात उल्टी पड़ गई तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये घोषणा करेंगे कि आपने संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया है, आपने उसे सस्पेंड कर दिया है। इसे कहते हैं मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं खुद आपसे बहस नहीं करना चाहता।
बहस तो क्या, मैं यहाँ अपनी मौजूदगी भी जरूरी नहीं समझता। यू समन मी हेयर टू पास द बक, यू हैव डन देन, नाउ मे आई बी एक्सक्यूज्ड, आई हैव वर्क टू डू। तुम जा सकते हो, शुक्रिया। विक्रम सिंह ने पुलिस फोटोग्राफर से कुलभूषण की एक तस्वीर हासिल की और उसे लेकर खुद कृष्णकांत के पास हवालात में पहुंचा। कृष्णकांत ने व्याकुल भाव से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। डरो नहीं, विक्रम सिंह आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। वो उसके करीब बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर कृष्णकांत का कंधा थपथपाया और फिर बोला, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कैसी तस्वीर? कृष्णकांत बोला। विक्रम सिंह ने कुलभूषण की तस्वीर उसे थमा दी। किसकी तस्वीर है ये? विक्रम सिंह ने पूछा। मेरी, वो निसंकोच बोला। जरा अच्छी तरह से देखकर जवाब दो, तुम्हें गारंटी है कि ये तुम्हारी तस्वीर है? उसने फिर तस्वीर का मुआयना किया। तस्वीर तो मेरी है, वो बड़े दयनीय स्वर में बोला। लेकिन माजरा क्या है साहब? अब कौन सी चाल में फंसा रहे हैं आप मुझे? कृष्णकांत, ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? वो खोखली हंसी हंसा। मैं क्या अपनी शक्ल नहीं पहचानता? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये कुलभूषण नाम के व्यक्ति की तस्वीर है और वो है असली जेंटलमैन किलर। कुलभूषण वो शख्स है जिसके धोखे में हमने तुम्हें गिरफ्तार किया था। मेरी शक्ल इतनी मिलती है उससे? हाँ, विश्वास नहीं होता? अभी हो जाएगा, वो यहीं गिरफ्तार है। अभी तुम्हारी उससे मुलाकात भी करवा दी जाएगी। कमाल है। कमाल क्या, करिश्मा है। जुड़वों की शक्लें उतनी नहीं मिलती जितनी तुम दो एक दूसरे के लिए नितांत अजनबियों की शक्लें आपस में मिलती हैं। विक्रम सिंह एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुमने ये तस्वीर देखते ही निसंकोच इसे अपनी तस्वीर की सूरत में पहचाना था? हाँ, जब तुमसे ये भूल हो सकती है तो ऐसी भूल के लिए क्या तुम हमें दोष दे सकते हो? उसने इंकार में सिर हिलाया। जो हालात मेरे सामने थे उनकी रूह में अगर मेरी जगह तुम भी होते तो वही कदम उठाते जो मैंने उठाया था, नहीं? उसने सहमति में सिर हिलाया। मौजूदा हालात में तुम पुलिस के खिलाफ फॉल्स अरेस्ट केस का केस दायर करने के ख्वाहिशमंद हो? उसने इंकार में सिर हिलाया। तुम्हें जो असुविधा हुई उसके लिए हम दिल से शर्मिंदा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरफ्तारी की वजह से जो चोट पहुंची है उसकी जो भरपाई मुमकिन होगी हम करने की कोशिश करेंगे। हम अखबार के माध्यम से इस बात को पूरी पब्लिसिटी देंगे कि किन हालात में तुम्हें जेंटलमैन किलर समझ लिया गया था और राजनगर का पुलिस विभाग कितना शर्मिंदा है अपनी इस हरकत की वजह से। ये आपकी मेहरबानी होगी, ये तुम्हारी हम पर मेहरबानी है कि तुम इस बात को मेहरबानी समझते हो। अब मैं हाँ, विक्रम सिंह उसका मंतव्य समझकर बोला, तुम आज़ाद हो। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का पार्ट 6। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।